जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय में नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के सारे कंटेंट और विषय वस्तु आपको लगातार मिलती रहे। तो विज्ञान में जो रसायन हैं उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है कार्बन और उसके यौगिक। आज हम इस अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पिछले वाले अध्याय में हमने आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी। आज हम कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, कार्बन जो है विभिन्न यौगिक अवस्था में, जैसे कि कार्बोनेट है, इसके स्वरूप में पृथ्वी पर 0.02% है और वायुमंडल में यह 0.03% उपलब्ध है। इतनी कम मात्रा होने के बावजूद भी कार्बन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे बनने वाले यौगिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। कार्बन जो है हमारी दिनचर्या की कई वस्तुओं में किसी न किसी स्वरूप में उपलब्ध है। जितने भी हमारे ईंधन हैं वो सब कार्बन से बने हुए यौगिक हैं। इसलिए कार्बन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व की तरह काम करता है। इसके पहला वाला जो अध्याय था, अध्याय 3, दोस्तों, उसमें हमने आयनिक यौगिक पढ़े थे। उनकी विशेषताओं को पढ़ा था कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस होते हैं, उनमें विद्युत संयोजी बंध होने के कारण ये बहुत प्रबलता से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस कारण से उनका क्वथनांक और बहुत उच्च होता है, वे आसानी से गलते नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी विशेषताओं को हम पढ़ा था। गलित अवस्था में, मतलब गली हुई अवस्था में या पिघली हुई अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ऐसे हमने आयनिक यौगिक के बारे में पढ़ा था। अब दोस्तों, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि वो आयन की अवस्था में किस प्रकार से आते हैं। तो या तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं, इससे धन आयन और ऋण आयन के रूप में आते हैं। लेकिन जब हम कार्बन का परमाणु क्रमांक देखते हैं दोस्तों, तो ये आता है 6। ऐसी अवस्था में जो कार्बन का जो नाभिक है, इसके आसपास जो पहली जो कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अक्रिय गैस की अवस्था को प्राप्त करने के लिए इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास पूर्ण होना चाहिए। अब कार्बन अपने अभिविन्यास को पूर्ण करने के लिए दोस्तों या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले, तब जाके इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन मान लो ये ले लेता है तो कुल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन और नाभिक में धन आयन है केवल 6। तो 6 धन आयन के तुलना में 10 इलेक्ट्रॉन तो बहुत मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दें तो इसके पास बचेंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो प्रोटॉन है वो 6 रहेंगे। तो इतनी ऊर्जा सहन करना कार्बन के लिए मुश्किल है। तो कार्बन के सामने समस्या ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन छोड़े या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, दोनों तरफ संतुलित अवस्था है। दूसरा, छोड़ने पर और लेने पर ऊर्जा वाली समस्या की, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस समस्या को दूर करने के लिए कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है अन्य तत्वों के साथ। ना तो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है ना गेन करता है, उनके साथ केवल पार्टनरशिप करता है। इस प्रकार से कार्बन अपनी समस्या को दूर कर लेता है। और ऐसा केवल कार्बन ही नहीं करता है, अन्य तत्व भी सहसंयोजी आबंध बनाकर ना तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना ना प्राप्त करना, खाली उनसे समझौता करना, पार्टनरशिप करना, इस प्रकार से आबंध बनाकर अपना काम चला लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको मैं क्रॉस से बता रहा हूं। तो एक और हाइड्रोजन है जिसकी अंतिम कक्षा में उसमें भी 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है। अब हाइड्रोजन की अपनी कक्षक को पूर्ण करना, चूंकि इसमें 1 ही कक्षा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी प्राप्त हो जाएंगे तो हीलियम की अवस्था को प्राप्त कर लेगा, मतलब
वो अक्रिय गैस की अवस्था की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में समझौता कर लेते हैं। और इस प्रकार से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन जाता है H2। अब यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन में ही समझौता हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो बनने वाला बंध होगा वो एकल बंध होगा, जिसको अपन बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो एक हाइड्रोजन और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के समझौता हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो बंध बनेगा वो एक बंध, एकल बंध, या जिसको अपन कहते हैं सिंगल बॉन्ड बनेगा। लेकिन दोस्तों अगर मान लो इसके अलावा एक अन्य तत्व ले, हमने एक अन्य तत्व का चयन किया, ऑक्सीजन, तो आप देखेंगे ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 8। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बनेगा 2 और 6। अब ये जो ऑक्सीजन है इसकी अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं क्रॉस से दर्शाता हूं, 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है दोस्तों कि इसके अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, या तो कोई पूर्णतः इसको इलेक्ट्रॉन दे दे ऑक्सीजन को तो आयनिक अवस्था में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी लेन देन संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में ऑक्सीजन अपने निकटतम एक और ऑक्सीजन अणु के साथ सहसंयोजी बंध बना लेता है। तो यहां पर ऑक्सीजन अपने निकटस्थ जो ऑक्सीजन है उसके साथ, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा करने से इसके 2 ये उपयोग में ले लेता तो 8 पूरा हो गया। इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ये पार्टनरशिप में उपयोग समझौते के आधार पर ले लेता है, तो इनके अष्टक पूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर जो बनता है ऑक्सीजन का O2 परमाणु बनता है, और यहां पर 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में बांटे जा रहे हैं। समझौता 2-2 इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है। एक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के साथ समझौते के रूप में सहसंयोजी बंध बना रहे हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से समझौता हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे द्विबंध या डबल बॉन्ड। ऐसा ही अगर आप नाइट्रोजन में देखेंगे तो दोस्तों नाइट्रोजन में 3-3 परमाणुओं के साथ आपस में समझौता होता है, इसलिए वहाँ पर बनता है त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड। तो दोस्तों इसी प्रकार की जो साझेदारी है वो कार्बन भी करता है, क्योंकि कार्बन की अगर हम बाह्य कक्षा में देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये अन्य परमाणुओं के साथ साझेदारी करता है, जैसे कि उदाहरण के लिए मीथेन। मीथेन में क्या होता है कि मीथेन का जो सूत्र है वो है CH4। तो कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार से साझेदारी करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए अगर मैं कार्बन को देखता हूं तो कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में 1 है, उसको 2 चाहिए, तो हाइड्रोजन इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है। इस प्रकार से मीथेन गैस बनती है। तो कार्बन की ये खासियत है कि दोस्तों वह आसानी से एक ही प्रकार के तत्वों के साथ या अलग अलग तत्वों के साथ भी, एक ही बार में अलग अलग तत्वों के साथ भी साझेदारी कर सकता है। तो इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच या 2 तत्वों के बीच साझेदारी के द्वारा जो आबंध बनता है उसको सहसंयोजी बंध कहते हैं।
सहसंयोजिक बंध आंतरिक रूप से तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन इनमें अंतर परमाणविक बल इतना प्रबल नहीं होता। इस कारण से सहसंयोजी बंध से बनने वाले जितने भी यौगिक होते हैं उनके गलनांक एवं क्वथनांक ज़्यादा नहीं होते, उच्च नहीं होते। साथ ही साथ यह प्रायः इनसे बनने वाले जो यौगिक प्रायः द्रव अवस्था में या गैस अवस्था में पाए जाते हैं, सहसंयोजी बंध से बनने वाले यौगिक। और चूंकि इनमें आयोनिक गुण नहीं होते, इस कारण से यह विद्युत के सुचालक नहीं होते। तो इस प्रकार से सहसंयोजी बंध से बनने वाले जो पदार्थ हैं वे उनके गुण इनके आबंध के कारण थोड़े से भिन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने कार्बन में आबंधन को पढ़ा, सहसंयोजी आबंधन, और कार्बन किस प्रकार से अपने यौगिक बनाता है, यह समझौते के द्वारा या साझेदारी के द्वारा ही अपना आबंध बनाता है। इसलिए कार्बन से बनने वाले जो यौगिक हैं वो सहसंयोजी आबंध से बनते हैं, और उसमें सिंगल बॉन्ड एकल बंध भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड द्विबंध वाले भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध वाले भी हो सकते हैं। इसके आगे के जो विषय वस्तु को हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।